हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की कुछ वीडियो। ठीक है, आज हम इसमें ये क्या है, हम हमारी जो वीडियो होगी वो हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप 12th क्लास के अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन वीडियो को हेल्प लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अपने माइंड में रिमाइंड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, उस बैंक का नाम बताइए जो भारतवर्ष की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण बैंक, उस बैंक का नाम बताना है आपको जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को देखो, सबसे पहले जितने भी देखो, सबसे पहले आरबीआई करता है, वो क्या करता है आरबीआई। तो आरबीआई का सभी बैंकों पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। आरबीआई का सभी बैंकों पर क्या होता है, कंट्रोल। एक किसी कोई बैंक है और उनका आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई का कंट्रोल होता है। जो रूल रेगुलेशन बना देगा आरबीआई, वही व्यापारी बैंकों को मानना पड़ता है, वही कमर्शियल बैंकों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आरबीआई की मर्जी से ही व्यापारी बैंक क्या करते हैं, लोन देने की नीति बनाते हैं या ऋण देने की नीतियां बनाते हैं। तो हर एक देश में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली यानी सभी बैंकों को कंट्रोल में रखना किसका काम होता है, वो है आरबीआई। तो पहले क्वेश्चन में जो आंसर है वो है आपका आरबीआई, या इसको हम केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, एक देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं। ठीक है, एक देश में देखो, हर एक देश में व्यापारी बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि व्यापारी बैंक वो लोग, यानी कमर्शियल बैंक बोल सकते हैं। व्यापारी बैंक क्या है कि जिनमें लोग पैसा जमा कराते हैं। क्या कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला कौन है, आरबीआई। तो पूरे देश में आरबीआई ही क्या कर सकता है, पूरे देश में सिर्फ क्या हो सकते हैं, एक केंद्रीय बैंक हो सकता है, एक आरबीआई हो सकता है। ठीक है, जिसका सभी बैंकों पर कंट्रोल होता है। जैसा कि हमने पहले में सीखा, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने सीखा कि देश में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है, सिर्फ केंद्रीय बैंक। इसका मतलब ये है कि देश में सिर्फ क्या हो सकता है, आरबीआई सिर्फ एक हो सकता है। क्या हो सकता है, एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतवर्ष में सिक्के कौन जारी करता है। ठीक है, भारतवर्ष में सिक्के जारी कौन करता है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या चाहिए, भारत में अगर हम बात करें, भारत में सिक्के जारी करने का काम कौन करता है। भारत में सिक्के जारी करने का काम वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात क्या चीज है, अगर हम इस चीज को देखें, भारत में सिक्के कौन जारी करता है, तो मतलब भारत सरकार। ठीक है, यहाँ तो बात हो रही है आपकी सिक्के जारी कौन करता है। अगर आपको सिक्के जारी करने की बात आ जाए तो आप बोलोगे कि भारत सरकार करती है, या इसको वित्त मंडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वित्त मंडल। ठीक है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार, या इसको वित्त मंडल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार एक क्या करती है, सिक्के जारी करती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नोट जारी कौन करता है, देखिए ध्यान समझना, भारतवर्ष में सिक्के जारी करने का काम और 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट, ये क्या कर सकता है, सिक्के भी जारी करता है। लेकिन ये साथ में ये काम और करता है, ये 1 रुपए के नोट भी छापता है। ठीक है, इसका काम क्या है, 1 रुपए के नोट भी कौन छापता है, वो भारत सरकार या वित्त मंडल छापता है। लेकिन इसके अलावा अगर देश में नोट की बात आ जाए, किसके आ जाए, नोट छापने की बात आ जाए, तो फिर हम बात करेंगे सिर्फ कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, कौन छाप सकता है, नोट छापने का जो अधिकार है, बड़े बड़े 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी नोट छापने का जो अधिकार है वो आरबीआई को है। लेकिन मोस्टली सिक्के और 1 रुपए के नोट कौन छापता है, भारत सरकार या वित्त मंडल छापता है। ठीक है, इसके बाद मुद्रा की पूर्ति चर है। मुद्रा की पूर्ति कैसा चर है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, सबसे पहले हमारे लिए मुद्रा की पूर्ति चर है। मुद्रा की पूर्ति यहाँ पे क्या है, मुद्रा की पूर्ति को हम समझते हैं कि मुद्रा की पूर्ति क्या है। देखो ध्यान से समझना, अगर हम बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति, तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब यहाँ पे है कि जनता के पास जो भी पैसा होगा एट ए टाइम पे, यानी इस समय अगर मैं अब इस समय बात कर रहा हूँ और मेरे पास जितना खर्च करने लायक पैसा है, मेरे पास यानी मेरे अकाउंट में कितना पड़ा है, मेरे घर के पास कितना है, या मेरे अकाउंट में कितना है,
या कहीं पे भी मेरे पास कितना है, लेकिन मेरे पास इस समय मेरी जेब में कितना पैसा है, वो मुद्रा की पूर्ति है। क्या है वो? मुद्रा की पूर्ति, मनी ऑफ सप्लाई। ठीक है, यानी मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है कि जनता के पास एक निश्चित समय पे कितना पैसा है। ठीक है, इस समय पे यानी जनता के पास एक निश्चित समय पे कितना पैसा है, यानी कि निश्चित समय। तो यहाँ पे ये क्या है, एक कैसी अवधारणा है, इसका आंसर आपका मुद्रा की पूर्ति कैसी अवधारणा है, एक स्टॉक अवधारणा है। क्या है? एक स्टॉक अवधारणा। ठीक है, यानी कि एक स्टॉक है, स्टॉक का मतलब हम उसके पास है क्या। अगर हम स्टॉक का मतलब ये कहते हैं कि अगर दुकान में हम जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, यानी मौजूदा जो भी चीज उसके पास होती है वो स्टॉक है। तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब यहाँ पे क्या है, एक स्टॉक अवधारणा है। क्या है? स्टॉक अवधारणा, यानी जनता के पास एक निश्चित समय पे जो भी पैसा होता है, अगर हम इस समय की बात, हमारे पास जो भी चीज है वो हमारे पास स्टॉक है। जैसे कि इस समय मेरे पास एक मार्कर है, ये स्टॉक है, यानी मेरे इस समय जो भी चीज हम दिखा सकते हैं सामने वाले को वो हमारे पास स्टॉक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टॉक का संबंध एक निश्चित समय बिंदु से होता है। निश्चित क्या होता है? बिंदु से होता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस समय की जब बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्टॉक। यानी मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? एक स्टॉक चल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ, ये सारे हम नॉर्मल से बताऊं, फिलहाल के अकॉर्डिंग समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात क्या होता है कि जब एक, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक निश्चित अवधि के बाद ही बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को देय होती है। यानी इसका मतलब है एक निश्चित समय के बाद बैंकों, यानी कि एक निश्चित समय के बाद जमाकर्ता को देय होती का मतलब यहाँ पे ये है कि बैंक लोग क्या करते हैं, अपना पैसा कुछ एफडी करा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? एफडी निश्चित समय से पहले नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे एक वर्ड है जमाकर्ता को देय होती है, यानी इसका मतलब ये है, जमाकर्ता को देय का मतलब होता है कि लोगों ने जो पैसा जमा करा रखा होता है, कितने टाइम के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करा रखा होता है, तो उसे एक निश्चित समय के बाद ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित अवधि के बाद ही बैंकों द्वारा जमाकर्ता को देय होती है। उसे क्या कहते हैं? जब आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा कराते हो, ठीक है, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा जब पैसा जमा करा देते हो बैंक में, तो कौन सी जमा कहलाती है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस तरह की जमा वो कहलाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक मांग जमा और एक सावधि जमा। ठीक है, मांग जमा क्या होती है? जो हम बैंक से चेक से निकाल सकते हैं, जो भी पैसा हम बैंक से निकाल सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? मांग जमाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मांग जमाएं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सावधि जमाएं के बारे में। किसके बारे में? सावधि जमाएं यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्या चीज है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वहां पे ऐसे लिखा है हमने, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सावधि जमाएं, यानी सावधि जमाएं फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, यानी कि सावधि जमाएं वे जमाएं होती है जो निश्चित समय से पहले पैसा हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके बारे में ये बताया गया। ठीक है, दूसरी बात है, केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य साख है। केंद्रीय बैंक का एक कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य क्या है? तो निर्माण करना या नियंत्रण करना। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक का सबसे बड़ा जो काम होता है वो मोस्टली क्या करता है? नियंत्रित ज्यादा करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ये नियंत्रित करना, यानी साख नियंत्रण करना। अब बात आती है तो दूसरी चीजें, निर्माण भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? निर्माण। तो साख का निर्माण करना ये किसका काम होता है? व्यापारी बैंकों का होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण है, यानी कि लोगों को केंद्रीय बैंक क्या करता है? व्यापारी बैंकों को कुछ ऐसी कंडीशन लगा देता है जिसकी वजह से वह लोगों को लोन आसानी से नहीं दे पाता। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया साख नियंत्रण का उपाय है। ठीक है, तो खुले बाजार की क्रिया क्या है? देखो, हमेशा साख नियंत्रण की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? साख नियंत्रण, यानी कि लोगों को लोन देने से कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि साख नियंत्रण के करने के दो उपाय होते हैं, एक होते मात्रात्मक, एक होते गुणात्मक। अगर केंद्रीय बैंक की बात आती है, अगर कहीं पे केंद्रीय बैंक द्वारा कर रहा है साख नियंत्रण, तो उस समय केंद्रीय बैंक के उपाय हमेशा क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा है गुणात्मक या परिणात्मक। ठीक है, तो जब आपके केंद्रीय बैंक पूछेगा तो आपको कौन से बताने हैं? परिणात्मक। और यहाँ पे अगर
खुले बाजार की क्रिया, ध्यान से रखना, खुले बाजार की क्रिया जो संबंध होता है वो केंद्रीय बैंक से होता है। किससे होता है? केंद्रीय बैंक से। ठीक है, तो ध्यान से समझना, खुले बाजार की क्रिया साख नियंत्रण का उपाय है। यानी खुले बाजार की क्रिया किसके अंतर्गत आती है? वो आती है परिणात्मक में। कैसे? परिणात्मक में। आपको देखना होगा कैसे। ठीक है, देखो अब एक तरफ हम बात करते हैं साख नियंत्रण की। किसकी? साख नियंत्रण की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम केंद्रीय बैंक के लिखते हैं, यहाँ पे हम आरबीआई लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमने लिख दिया व्यापारी बैंक लिख दिया। क्या लिख दिया? व्यापारी बैंक। ठीक है, तो आरबीआई के जो कोई पॉइंट होंगे वो यहाँ पे आपका होगा, जैसे कि बैंक दर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड आपका खुले बाजार की क्रिया हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपका नगद आरक्षित अनुपात हो सकता है। ठीक है, और चौथा होता है वैधानिक। क्या होता है? वैधानिक तरल कोष। ठीक है, ये चारों आरबीआई के होते हैं। केंद्रीय बैंक के पूछ रही है, अगर उनमें से कोई भी नाम दे देता है तो ये उपाय किसके होंगे? आरबीआई के होंगे। और आरबीआई के उपाय हमेशा ही कैसे होते हैं? परिणात्मक। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं मात्रात्मक। क्या कह सकते हैं? मात्रात्मक। लेकिन जब व्यापारी बैंक की आती है बात, किसकी बात आती है? व्यापारी बैंक की बात आती है। ठीक है, तो व्यापारी बैंक में क्या होता है? एक होता है आपका सीमांत आवश्यकता। क्या होता है? सीमांत आवश्यकता। ठीक है, दूसरा आपका हो सकता है साख की राशनिंग, और तीसरा होता है नैतिक प्रभाव। ठीक है, नैतिक प्रभाव। तो अगर इनमें से कोई भी है, ये मात्रा, ये परिणात्मक है, और इस साइड वाली जो चीजें हैं वो है गुणात्मक। क्या होते हैं? गुणात्मक। तो हमेशा खुले बाजार की क्रिया साख नियंत्रण का कौन सा उपाय है? देखो इस साइड में देखो, ये आपका क्या है? परिणात्मक उपाय है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आपका परिणात्मक उपाय। ठीक है, अब आता है चेक एक कैसी मुद्रा है, यानी चेक एक मुद्रा है। ठीक है, तो चेक क्या है? चेक एक, ध्यान से ना, चेक क्या है? एक न्यास मुद्रा है। ठीक है, कैसी मुद्रा है? न्यास मुद्रा है। न्यास मुद्रा का मतलब होता है, देखो जो चेक क्या है? एक विश्वास पे चलती है। न्यास मुद्रा वो होती है जो कि हमारे विश्वास पे चलती है। किसके बीच पे? जो उसे पे कर रहा है और जो उसे, जिसके पास रिसीव हो रही है। ठीक है, यानी प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच एक जो मुद्रा होती है उसे क्या बोलते हैं हम? न्यास मुद्रा। ठीक है, देखो ध्यान समझना, अगर ए बंदा बी बंदे को, ए बंदा इसको चेक दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? ए बंदे ने इसको बी को चेक दिया, तो बी को ये पैसा मान लेना चाहिए, एक नॉर्मल कागज नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो चेक क्या है? एक न्यास मुद्रा है। क्या है? न्यास मुद्रा। ठीक है, समझ में आ गया? अब आता मुद्रा की पूर्ति चर है। अब ये वैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो चुका है कि मुद्रा की पूर्ति चर है। कौन सा? एक स्टॉक। यानी मुद्रा की पूर्ति हमेशा वो चीज होती है जो लोगों के पास पैसा होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कैसा चर है? एक स्टॉक चर है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होता है, वह मुद्रा जो सरकार द्वारा जारी की जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है? जो सरकार जारी करती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके पास, साख मुद्रा और आदेश मुद्रा। जो सरकार के ऑर्डर से जो भी मुद्रा जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? आदेश मुद्रा। तो आदेश मुद्रा यानी सरकार के द्वारा जारी की गई मुद्रा को आदेश मुद्रा कहा जाता है। या सिंपल से कह सकते हैं वह मुद्रा जो सरकार के आदेश से चलती है उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर लौटेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ऐसी हर क्लास में आपके 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, ताकि आपकी तैयारी क्या हो सके, बहुत अच्छी हो सके। ओके, कितने मिनट